आज हम कक्षा एकादशी कला वर्ग के अंदर भूगोल विषय से संबंधित अध्ययन करेंगे। कल के वीडियो में हमने बताया कि भूगोल का अर्थ और परिभाषा। तो हम जैसे ही 10वीं कक्षा पास करते हैं, एक विषय के रूप में भूगोल विषय को पढ़ते हैं, तो आज हम भूगोल एक विषय के रूप में पढ़ेंगे। उसमें हमने बताया कि भूगोल का अर्थ क्या है। सर्वप्रथम भूगोल का अर्थ प्रकट करने वाला या देने वाला कौन था। इसी प्रकार इरेटोस्थेनीज एक दार्शनिक का नाम आता है जो प्रमुख भूगोलवेत्ता के रूप में जाने जाते हैं, जिसने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। इंग्लिश के अंदर ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम उसने प्रयोग किया था। अब हम इसमें अगर पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी के ऊपर 2 प्रकार के घटक पाए जाते हैं। पृथ्वी के ऊपर कितने प्रकार के घटक होते हैं? 2 प्रकार के घटक पाए जाते हैं। एक प्राकृतिक घटक या प्राकृतिक तत्व और दूसरा होता है सांस्कृतिक घटक या सांस्कृतिक तत्व। प्राकृतिक घटक जो हम पृथ्वी के ऊपर जितने भी प्राकृतिक संसाधन को देखते हैं वो सभी प्राकृतिक घटक के अंतर्गत आते हैं। जैसे उदाहरण के लिए पर्वत, पहाड़, घाटियां, मैदान, पठार, समुद्र, नदियां, रेगिस्तान, मृदा, वनस्पति, ये सभी प्राकृतिक घटक के रूप में जाने जाते हैं। इसी प्रकार सांस्कृतिक तत्व या सांस्कृतिक घटक या इसको हम एक मानवीय घटक के रूप में भी इसको जान सकते हैं। मानवीय घटक यानी क्या? मानव के द्वारा निर्मित जो भी है उसको मानवीय घटक कह सकते हैं। जैसे वर्तमान में आप ये बोर्ड देख रहे हो, ये भी एक मानवीय घटक के रूप में आ सकता है। विद्यालय को देखते हैं, वो भी एक मानवीय घटक के रूप में आते हैं। मानव के द्वारा जितनी भी बस्तियां हैं, सड़कें हैं, रेल मार्ग हैं, बंदरगाह हैं, वो विभिन्न प्रकार के जितने भी मानव के क्रियाकलापों के द्वारा निर्मित होते हैं वो सभी मानवीय घटक के रूप में जानते हैं। जैसे इसमें उदाहरण लिखा है जनसंख्या, नगर, गांव, सड़कें, रेल मार्ग या रेल, सड़क मार्ग, बंदरगाह, बाजार, खेत, पार्क, स्कूल, उद्योग। इसी प्रकार वैज्ञानिक तकनीकी से बने हुए हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, ये सभी जो मानव के द्वारा निर्मित होते हैं वो सभी मानवीय घटक के रूप में जाने जाते हैं। तो अब हम भूगोल की शाखाओं के रूप में अगर बात करते हैं तो प्राकृतिक घटक के रूप में एक शाखा बनाई गई है, एक मानवीय घटक के रूप में एक शाखा बनाई गई है। तो प्रमुख रूप से भूगोल की 2 प्रमुख शाखाओं का निर्माण किया गया है, भौतिक भूगोल और दूसरी है मानव भूगोल। तो अब हम ये भी बता देते हैं 11वीं कक्षा के अंदर भौतिक भूगोल के बारे में अध्ययन करेंगे। जब आप 11वीं कक्षा उत्तीर्ण करके आगे जाएंगे तो 12वीं कक्षा में मानव भूगोल के अंतर्गत इसका अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से हम भौतिक भूगोल और मानव भूगोल इन 2 प्राकृतिक संसाधनों और मानवीय संसाधनों के आधार पर इस विषय के 2 भागों में विभाजन किया गया है। तो अगर हम भूगोल की परिभाषा के रूप में देखते हैं तो क्या कह सकते हैं? भूगोल पृथ्वी के भौतिक वातावरण व मानवीय क्रियाओं के अंतर संबंध का अध्ययन है। भूगोल क्या है? पृथ्वी के भौतिक संसाधन और मानव द्वारा जो भी क्रिया की जाती है उन क्रियाओं के अंतर संबंध का अध्ययन ही क्या कहा जाता है? भूगोल कहा जाता है। तो भूगोल पृथ्वी के भौतिक वातावरण व मानवीय घटकों से अंतर संबंधित अध्ययन करना ही भूगोल के अंतर्गत आता है। अब भूगोल का अगर इतिहास देखते हैं, प्राचीन काल से अगर भूगोल का इतिहास देखते हैं तो जब मानव की उत्पत्ति हुई और जब प्राकृतिक संसाधन थे और जब मानव का जीवन काल शुरू होता, वहीं से भूगोल की शुरुआत हो जाती है। अगर हम प्राचीन काल के मानव की बात करते हैं तो प्राचीन समय के अंदर मानव या मनुष्य क्या थे? प्रकृति के ऊपर निर्भर था। प्रकृति के आधार पर वो अपना भोजन पालन पोषण करता था। प्रकृति को आधार मानकर वो आगे बढ़ता था। प्रकृति से ऊपर उठ करके वो कुछ नहीं करता था। जैसे हम प्रकृति और मानव के बीच अंतर संबंध को समझते हैं। अंतर संबंध यानी क्या? किस प्रकार से मानव है वो प्रकृति के अनुकूल बन करके उस प्रकृति में रूपांतरण करके फिर अपना जो भी निर्माण करता है वो निर्माण कार्य किस प्रकार से करता है। तो हम देख सकते हैं कि सबसे पहले प्रकृति और मानव के बीच अंतर संबंध के अंदर मानव होता है वो प्रकृति के अनुकूलन
द्वारा अपना जीवन यापन करता है। एडेप्टेशन, अनुकूलन यानी क्या? एडेप्टेशन। एडेप्टेशन के द्वारा या अनुकूल के द्वारा वो अपना जीवन व्यतीत करता है। जैसे हम प्राचीन काल के आदि मानव को देखते हैं तो उस आदि मानव वो क्या करता था? प्राचीन काल के हिसाब से वो कृषि करता था और कृषि करने पर वो प्रकृति के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर था। प्रकृति के द्वारा दी गई खाद उसके ऊपर निर्भर था। प्रकृति के द्वारा जितने भी बीज, फल, कंदमूल उनके ऊपर वो पूर्ण रूप से निर्भर था और प्रकृति के अनुकूल रहते हुए वो अपना जीवन यापन करता था। लेकिन धीरे धीरे जब मानव के अंदर वैज्ञानिक तकनीकी आई, सोच बढ़ने लगी, वैज्ञानिक तकनीकी और सोच बढ़ने के कारण उसने अपरिवर्तन यानी प्रकृति में अपरिवर्तन करना और अपरिवर्तन यानी रूपांतरण करना, रूपांतरण को बोलते हैं मॉडिफिकेशन। क्या बोलते हैं? मॉडिफिकेशन। इस प्रकृति के नियमों के अनुसार उसने अपने वैज्ञानिक तकनीकी से उसने नए नए संसाधनों का उपयोग किया। उस प्रकृति के संसाधनों से ही उसने नई तकनीकी का आविष्कार किया और वो अपने अपरिवर्तन या रूपांतरण के माध्यम से वो क्या किया? अपना जीविका उपार्जन चलाने लगा। तो प्रकृति और मानव के बीच अंतर संबंध एक अनुकूलन के द्वारा होता है जिसको बोलते हैं एडेप्टेशन, और एक अपरिवर्तन या रूपांतरण के द्वारा होता है जिसको बोलते हैं मॉडिफिकेशन। क्या बोलते हैं? मॉडिफिकेशन। तो इसमें प्रकृति में अपरिवर्तन होता है यानी प्रकृति के अंदर वो अपने प्रकृति के नियमों के अनुसार चलता है, लेकिन प्रकृति में ज्यादा वो परिवर्तन नहीं कर पाता है क्योंकि प्रकृति को ध्यान में रखकर ही वो अपना काम करता है। तो मानव ने अनुकूलन व अपरावर्तन द्वारा प्रकृति के साथ समझौता किया। क्या किया? मानव ने अनुकूलन व अपरिवर्तन द्वारा प्रकृति के साथ समझौता किया और उस समझौते के आधार पर उसने आगे कदम बढ़ाए। मानव ने उच्च तकनीकी व प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करके मानव ने प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग किया और उच्च तकनीकी अपनाई और उच्च तकनीकी के माध्यम से प्राकृतिक वातावरण को उसमें उपयोग करने लगे। अब इसको आगे हम देख सकते हैं, मानव ने उच्च तकनीकी किसके आधार पर अपनाई? प्रकृति के अनुकूल रहते हुए उच्च तकनीकी अपनाई, और उच्च तकनीकी अगर प्रकृति के अनुकूल रहते हुए उच्च तकनीकी अपनाता है तो वो किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलाता है। तो मानव ने उच्च तकनीकी और प्राकृतिक संसाधनों का समुचित वैज्ञानिक रूप से उसने प्रयोग किया और उपयोग करके प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करना शुरू किया। जो ये प्राकृतिक वातावरण है, इसमें मानव ने इस प्रकृति का उपयोग करते हुए पर्वत, पहाड़, घाटियां, मैदान, पठार, समुद्र, नदियां, रेगिस्तान, मृदा, वनस्पति, खनिज पदार्थ, इन सब का उपयोग करते हुए मानव ने इस प्रकृति के अंदर कुछ परिवर्तन करना शुरू किया और उस परिवर्तन के माध्यम से उसने विभिन्न प्रकार के नगरों का निर्माण किया, गांवों का निर्माण किया, सड़कों का निर्माण किया, रेल, बंदरगाह, बाजार, खेत, पार्क, इन विभिन्न प्रकार के उपयोग करते हुए, इन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए उसने निर्माण किया। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं, मानव ने उच्च तकनीकी व प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करके प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन किए हैं। प्राकृतिक वातावरण में कुछ परिवर्तन किया है। तो पहले मानव इस प्रकृति के अनुकूलन एडेप्टेशन के अनुसार चलता था, प्रकृति के अनुसार चलता था, लेकिन मनुष्य वैज्ञानिक तकनीकी का आविष्कार करके, नई नई वैज्ञानिक तकनीकी का आविष्कार करके उसने क्या किया? अपरिवर्तन या रूपांतरण करके उसने नई नई आविष्कार खोज किए और अपने संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए अपने आरामदायक कई प्रकार की वस्तुओं का उसने निर्माण किया। जैसे हम देख सकते हैं, आज तेज गति से चलने वाले वायुयान का निर्माण किया। इसी प्रकार इसमें कहा गया है कि प्रकृति जब मिट्टी देती है तो मानव उस मिट्टी से खिलौने बना सकता है, उस मिट्टी से कप बना सकते हैं। इसी प्रकार उसके कई उदाहरण हैं कि प्रकृति पेड़, वनस्पति देती है तो मानव उसको परिवर्तित करके कई प्रकार के फर्नीचर का निर्माण कर सकती है। और इसी प्रकार प्रकृति जब इतनी सारी औषधियाँ देती हैं तो मनुष्य उसका प्रावर्तन करके वैज्ञानिक तकनीकी अपना करके विभिन्न प्रकार की दवाइयों, विभिन्न प्रकार की औषधियों का निर्माण कर सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मनुष्य है वो प्रकृति का सहयोग लेकर के, प्रकृति का उपयोग करते हुए
और उसमें कुछ परिवर्तन करता है, लेकिन वो परिवर्तन कहाँ तक कर सकता है? जब उस प्रकृति के नियम के अनुसार चलेगा, प्रकृति के नियम के अनुसार चलेगा तो वो परिवर्तन अनुकूल होगा। अन्यथा वो प्रकृति के नियम के विरुद्ध जैसे ही चलना लगता है तो उसमें प्रदूषण फैलने लग जाता है, अधिक प्रदूषण होता है। जैसे हम देख सकते हैं वायु प्रदूषण होना, जल प्रदूषण होना, विभिन्न प्रकार की बीमारियों का होना, जैसे वर्तमान में भी कोरोना चल रहा है, तो ये भी एक प्रकृति के प्रतिकूल प्रभाव है, यानी प्रकृति को हानि पहुंचाने के बाद ये भी एक हो सकता है। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो सकती है जब मनुष्य प्रकृति के अनुकूल नहीं चलता है। तो आज हमने दो बातें समझी हैं, पृथ्वी के घटक के रूप में प्राकृतिक संसाधन और सांस्कृतिक तत्व या मानवीय तत्व, और प्रकृति और मानव के बीच अंतर संबंध क्या होता है, अनुकूलन द्वारा अंतर संबंध और रूपांतरण द्वारा अंतर संबंध। धन्यवाद।